यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। उस फॉरेन ऑफिस ने, उन्होंने पाकिस्तानी जो वहाँ पे यूएई में रहते हैं उनको मना किया है कि कोई एहतजाज, कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे ना करें, अपनी लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पे लेकर मत आए। होप क्या है, उम्मीद क्या है, कोई ऐसी वो क्या कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ है, या कि अभी मैसिव तो कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? अभी तो कोई नहीं। ना आपके पास कोई लीडरशिप है, ना आपके पास इदारे हैं जो कि बात कर सकें। अब जगह भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए। वीडियो देखा आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, यहाँ के अगर आप मुसलमानों का माइंडसेट देखें तो जो अरब में मंदिर बना है या राम मंदिर बना या जो बहरीन में मंदिर बनने वाला है, उसको लेकर इनका रवैया ऐसा है जैसे कि आप माने ना माने, जैसे इनको बहुत करारी चोट पड़ी है। और ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। और पाकिस्तान के तो कुछ ज़्यादा ही लोग इसमें परेशान हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बताते हैं माजरा क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। कि खलीजी ममालिक भी इस वक्त देख रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई इकनॉमिक पावर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। गो के ये भी एक अजब तमाशा है कि यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। हम तो कहते कहते थक गए कि जी पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आ जाइए, हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और इन्वेस्टमेंट जा रही है सारी भारत में। और फिर ट्रेड भी जो बढ़ा है भारत और यूएई के दरमियान, वो भी हम सब जानते हैं। बल्कि ओवरऑल अगर आप देखिए तो खलीजी ममालिक में भारत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रेजुअली बट श्योरली पेनिट्रेट किया है, और जो स्पेस उसने ली है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की कॉस्ट पे ली है। देखिए, सफारतकारी में ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होती कि तुम जीत गए तो मैं हार गया, मैं हार गया तो तुम जीत गए, ऐसी बात नहीं होती। बाहर सफारतकारी में विन विन सिचुएशंस होती हैं। हमें कोई मसला नहीं है कि अगर भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि जो हमारी जगह भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए। उनके साथ रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। कतर का जो अमीर है वो उनको वेलकम करता है। 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाइज्जत बरी करा जाता है, जो कुछ महीने पहले फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब कोविड आता है ना, तो पूरी दुनिया के जख्मों पे मरहम लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत। इस कोविड ने बड़े बड़े देशों को निपटा दिया, अमेरिका को निपटा दिया। अमेरिका को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चाइना आज तक निपट रहा है, आज तक चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। और आपको एक बात पता है दोस्तों, चाइना के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए, क्योंकि लोन इतना दे दिया, रिकवर नहीं कर पा रहे, कोलैप्स हो गए बैंक। होप क्या है, उम्मीद क्या है, कोई ऐसी वो क्या कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ है, या कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? अभी तो कोई नहीं। ना आपके पास कोई लीडरशिप है, ना आपके पास इदारे हैं जो कि बात कर सकें। अब आपके पास यही इदारे हैं, सारे लीडर जो है ना छुप के बैठ जाते हैं। कोई SFC बना ली, कोई ये कर दिया, छुप के बैठ गए, सोचा छुप के हम कोई कर लेंगे समझौते और कुछ बेच देंगे, कुछ खरीद लेंगे। ऐसे नहीं, कंट्रीज ऐसे नहीं बनती। कंट्रीज बनती हैं खुल के डिबेट करो, बात करो, आके बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम खुल के डिबेट ही नहीं कर सकते। आपके लीडरान ने अभी इलेक्शन में क्या डिबेट हुई है? हम ये दे देंगे, एक तो जलसे बैन हो जाने चाहिए, धरने बैन हो जाने चाहिए, कहें जी लाइब्रेरीज बननी चाहिए, और कहें जी आप डिबेट करें। जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है उसे कहो हर यूनिवर्सिटी में जाकर तकरीर डिबेट करो, खड़े हो और सवाल जवाब करो प्रोफेसरों के साथ।
या आप चले? आप देख लीजिए, यूएई से भारत के वज़ीर आज़म कतर गए, और कतर उस वक्त गए, और उससे पहले, उससे एक हफ्ता पहले जो 8 नेवी के भारत के फॉर्मर साबिक अफसरान थे, उनको इसराइल के लिए वहाँ जासूसी में, कतर में जासूसी के पर एक साइमोद दी गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरवीन किया, वहाँ जो अमीर हैं कतर के, उनसे बात की, तो उनकी सज़ाए मौत को माफ़ करवाया, और फिर अब वो तमाम के तमाम 8 के 8 जो साबिक अफसरान थे नेवी के, वह भारत वापस पहुँच गए हैं। हमारे कितने ही कैदी, पाकिस्तानी कैदी जो हैं, वो इन इलाक़ों में मौजूद हैं, इन ममालिक में, गो के उनके ख़िलाफ़ चार्जेस मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी कोहेरेंट या वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूँ। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई एमओयूज भी एक्सचेंज हुए, और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम हैं, एंटी सलाम हैं, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफ्फियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है, और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफ्फी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जफ्फी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जफ्फी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जफ्फी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं, तो क्यों ना करूं? मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें, फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं, तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है, कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए, हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं, इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है, सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या, वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है, ये माने कि ठीक है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह को उसकी कोई अदा तो पसंद है ना। मुसलमान तो देखें, वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो देखे ना, वह तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है। आप इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। हमने तो इज्जत वाले मुसलमान हो के अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या हमने उस पर कोई एहतजाज किया है? आपको इससे भी बात बता दूं, फलस्तीन के हवाले से भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के प्रेसिडेंट के दरमियान बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठकर जो है गजा
और इसराइल के जो मसाइल चल रहे हैं इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान की जो यूथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि वो कांग्रेस को एक इंपीरियल रेलिक समझते हैं, एक इंपीरियल एरा की कंटिन्यूएशन समझते हैं। वो कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ तशबीह देते हैं, एक खानदान की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं, करप्शन से तशबीह देते हैं। और बीजेपी जो है वो एंटी डायनेस्टिक है, उसमें कोई फैमिली नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे, उनका कोई बेटा, उनकी शादी नहीं की हुई, उनका कोई बेटा बेटी पनिया पांजा भतीजा जो है उन्होंने सियासत में फिट नहीं किया। और एहसान इकबाल साहब को मैं कहता हूं कि सोचना चाहिए कि क्या अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल करें कि एहसान इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी से इस किस्म की बात तवक्को नहीं है कि वो कंपेयर कर रहे हैं उस पार्टी को जिसकी अभी अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया और अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया हम्टी डम्टी ने, और उस हम्टी डम्टी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर करें। मतलब क्या, मतलब अफसोस की बात इस पे क्या होगी। बहरहाल इसको मैंने कहा थोड़ा सा इसका क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और फिर तहरीक इंसाफ को एक मूवमेंट में कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अन्ना हजारे की जो मूवमेंट है वो महाराष्ट्र और प्रिंसिपली तौर पर वो एक पेरिफेरल फ्रेंच मूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, पाकिस्तान हो या भारत हो या बांग्लादेश हो, इन कंट्रीज़ के मुसलमानों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। जो अबू धाबी में एक बहुत ही भव्य मंदिर बना है उसको लेकर आपको बता दूं कि अबू धाबी हो या कोई भी अरब कंट्रीज़ हो, इनको बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है एज अ कंट्री। किसका? इंडियंस का। कैसे? आप देख लें यूएई में, आप देख लें नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ़ डॉक्टर, नंबर ऑफ़ टीचर्स, इवन नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको ट्रेंड किया गया है, ये सब कौन है? ये इंडियन है। और जिन्होंने बिल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, सब चीज़ें मतलब वहाँ पर जो ग्रो की हैं उसमें इंडियंस का भी योगदान है और पाकिस्तान का भी योगदान है। पाकिस्तानी भी वहाँ पर बड़े नंबर में है। पाकिस्तानी हालांकि मतलब लेबर भी है और हर पोस्ट में है, बट इंडियन ज़्यादा है, ये एक फैक्ट है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इतने बड़े नंबर में वहाँ पर हिंदूज रहते तो ऑब्वियसली उनको एक राइट्स है कि वहाँ पर उनको पूजा करने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए, सिख हैं उनको प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर मंदिर होना चाहिए, जो कि अबू धाबी में बना है। ऐसे ही कुछ सीन अब बहरीन में क्रिएट हो रहा है। बहरीन भी एक, आपको पता है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे खासे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उस कंट्री को सपोर्ट करते हैं और इंडिया को भी उससे फ़ायदा होता है, रेमिटेंस आता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक मंदिर बनने वाला है। बट ये आप देखें पाकिस्तान के लोकल लोगों का नहीं, ये इंडियन में तो डिबेट में यार, डिबेट में बुत खाना बोला जाता है, बुत खाना, राम मंदिर, बुत खाना के लिए हम ज़मीन नहीं देंगे। मतलब सीरियसली इनके वर्ड देखो तो इनके अंदर की जेलसी देखो आप, कितने ये लोग कितने अंदर से, मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मतलब हरामखोर लोग हैं। इनको तो मैं ऐसा बोलूँगा बुत खाना, तो फिर हम भी तो मैं बोलेंगे वो उल्टा सीधा फिर कुछ वर्ड ऐसा फिर यहाँ से भी बनेगा ऑब्वियसली, फिर उसके लिए तुम तैयार रहो। समझ रहे हो ना? तो समझ सकते हो आप क्या मैं बोलूँ। और पाकिस्तानी जो जल रहे हैं, पाकिस्तानी के लोगों को, जैसे अब्दुल वासिद ने बोला कि वहाँ पर जाकर तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, दो कंट्री के बीच की पॉलिटिक्स का इफेक्ट अगर यूएई में पड़ा तो तुम सीधा यहाँ से आउट। तो यूएई का ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी अगर प्रोटेस्ट करते हैं उनको आउट करना चाहिए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कॉमेंट अपनी